तो आज हम मॉर्गन हाउसल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी के कुछ सबसे गहरे विचारों पर बात करने वाली हैं। जी। हमारे पास इस किताब पर आधारित कई नोट्स हैं और हमारा मकसद है इन सब में से उन जरूरी बातों को निकालना जो पैसे के साथ हमारे रिश्ते को हमेशा के लिए बदल सकती हैं। बिल्कुल। ये कोई जल्दी अमीर कैसे बने वाली चर्चा नहीं है, बल्कि ये इस बात की गहरी पड़ताल है कि हम पैसे के बारे में सोचते कैसे हैं। सही बात। और क्यों अक्सर बहुत होशियार लोग भी पैसे को लेकर बड़ी अजीब गलतियां कर बैठते हैं। सही क्या? और यही इस किताब का आप कह सकते हैं मूल मंत्र है कि पैसे का खेल दिमाग से ज्यादा व्यवहार का है। ये कोई गणित या स्प्रेडशीट्स का खेल नहीं है, ये मनोविज्ञान का है। इसमें डर, लालच, अहंकार, हमारी अपनी असुरक्षा, ये सारी भावनाएं बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं। अच्छा। तो आज हम इसी मनोविज्ञान की परतों को खोलने की कोशिश करेंगे, ये समझने के लिए कि दौलत बनाने और उसे बनाए रखने के पीछे का असली राज क्या है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे मुझे लगता है चौंकाने वाले विचार पर आते हैं। लेखक कहते हैं कि आपकी फाइनेंशियल सक्सेस आपकी होशियारी का सबूत नहीं है, बल्कि आपके व्यवहार का नतीजा है। जी। ये सुनने में तो बहुत आसान लगता है, पर अगर ये सच है तो इसका मतलब तो ये हुआ कि कोई कम पढ़ा लिखा इंसान भी जिसके पास कोई फाइनेंस की डिग्री नहीं है, हाँ, वो एक बहुत पढ़े लिखे MBA से ज्यादा अमीर बन सकता है। ये कैसे मुमकिन है? ये इसलिए मुमकिन है क्योंकि जो फाइनेंशियल फैसले होते हैं वो अक्सर किसी ऑफिस या मीटिंग में नहीं लिए जाते, वो हमारे अपने मन के अंदर लिए जाते हैं। हम सब ने देखा है कि जब शेयर बाजार तेजी से ऊपर जाता है तो चारों तरफ एक माहौल बन जाता है ना? हाँ, एक फोमो जिसे कहते हैं, मौका हाथ से छूट ना जाए वाला डर। बिल्कुल वही। लोगों को लगता है कि वो कोई बहुत बड़ा मौका गंवा रहे हैं और इसी हड़बड़ी में वो बिना सोचे समझे सबसे ऊंची कीमत पर निवेश कर देते हैं। और फिर जैसे ही बाजार थोड़ा सा भी गिरता है, वही डर पैनिक में बदल जाता है। लोग नुकसान उठाकर सब कुछ बेचकर बाहर निकल जाते हैं। अच्छा। अब इस पूरे खेल में आपकी इंटेलिजेंस या आपकी डिग्री ने तो कोई काम नहीं किया। सही बात है। यहाँ सिर्फ दो भावनाएं काम कर रही थी, लालच और डर। और दूसरी तरफ एक साधारण इंसान जो शायद इन भावनाओं पर काबू रखना जानता है, जो बस शांति से अपना निवेश बनाए रखता है, वो लंबे समय में कहीं ज्यादा सफल हो जाता है। मतलब पैसा होना और पैसे से मन की शांति मिलना। हाँ, ये दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। ये दोनों एक ही बात नहीं है। आपके पास करोड़ों रुपए हो सकते हैं, लेकिन अगर आप हर रात बाजार के उतार चढ़ाव की चिंता में सो नहीं पा रहे तो वो रिश्ता स्वस्थ नहीं है। बिल्कुल सही कहा। असली सफलता वही है जब पैसा आपके जीवन में स्थिरता और शांति लाए, न कि और ज्यादा तनाव होती है। मनी स्टोरी। हाँ, जो उसके निजी अनुभवों से बनती है। कोई भी इंसान पैसे के बारे में सोचकर पैदा नहीं होता। लेखक एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। मान लीजिए किसी ने बचपन में पैसों की बहुत तंगी देखी है, घर में हमेशा पैसों को लेकर कलह देखी है, तो बड़े होकर वो इंसान पैसे को सुरक्षा की तरह देखेगा। उसके लिए पैसा बचाने का मतलब है भविष्य की अनिश्चितताओं से खुद को बचाना। और इसके ठीक उलट कोई ऐसा व्यक्ति जिसे पैसा हमेशा आसानी से मिला है, जिसने कभी कमी नहीं देखी, हाँ, वो शायद जोखिम लेने से नहीं डरेगा। बिल्कुल। उसके लिए पैसा एक खेल की तरह हो सकता है जिसे लगाकर और ज्यादा बनाया जा सकता है। और यहाँ समस्या तब आती है जब ये दोनों एक दूसरे को सलाह देने लगते हैं। जोखिम लेने वाला इंसान सुरक्षा चाहने वाले को डरपोक कह सकता है, और सुरक्षा चाहने वाला उसे लापरवाह समझेगा। बिल्कुल। दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं, क्योंकि उनकी दुनिया को देखने का नजरिया उनके अपने अनुभवों के चश्मे से बना है। ये सुनने में तो बहुत तार्किक लगता है, लेकिन क्या इसका मतलब ये नहीं है कि हम कभी किसी से सलाह ही ना लें? आज के दौर में तो हमें हर तरफ से सलाह मिल रही है, YouTube पर, दोस्तों से, परिवार से। तो इस शोर में कोई अपनी मनी स्टोरी को कैसे पहचाने और उस पर टिका रहे? सवाल बहुत अच्छा है। इसका मतलब ये नहीं कि सलाह ना लें, बल्कि इसका मतलब ये है कि किसी की भी सलाह को आंख बंद करके लागू ना करें। तो पहले खुद को समझें। एग्जैक्टली। पहले खुद को समझें। अपने आप से पूछें, मेरी जरूरतें क्या हैं? मैं कितना जोखिम उठा सकता हूँ? मेरे लिए पैसे का असली मतलब क्या है? सुरक्षा, आजादी या दिखावा? जब आप अपनी कहानी को समझ जाएंगे, तब आप बाहर के शोर में से अपने काम की सलाह को पहचान पाएंगे। लेकिन अगर हर किसी की कहानी अलग है, तो फिर हम सफल लोगों से क्या सीख सकते हैं? क्या सिर्फ उनकी मेहनत को कॉपी करना काफी है? लेखक कहते हैं नहीं, क्योंकि हम दो सबसे जरूरी चीजें देख ही नहीं पाते, किस्मत और जोखिम। और क्योंकि ये दोनों अदृश्य होती हैं, हम इन्हें अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। किताब में एक बहुत जबरदस्त किस्सा है। एक तरफ थे रोनाल्ड रीड, वो एक चौकीदार और पेट्रोल पंप अटेंडेंट थे। अच्छा। जब उनकी मृत्यु हुई तो उन्होंने अपनी वसीयत में $8 मिलियन यानी लगभग 60 करोड़ रुपए छोड़े थे। एक चौकीदार ने? कैसे? उन्होंने बस अपनी छोटी सी कमाई को दशकों तक अच्छी कंपनियों में निवेशित रखा, बस। और दूसरी तरफ थे रिचर्ड फुस्कॉन, हार्वर्ड से पढ़े हुए एक बहुत बड़े फाइनेंस एग्जीक्यूटिव। उन्होंने करोड़ों कमाए, एक आलीशान घर बनाया,
लेकिन 2008 के वित्तीय संकट में वो दिवालिया हो गए। कमाल है। अब सवाल ये है कि एक चौकीदार कैसे हार्वर्ड एमबीए से ज्यादा अमीर बन गया, क्योंकि रोनाल्ड रीड ने जोखिम को समझा और उससे बचे रहे, जबकि रिचर्ड ने अपनी कामयाबी में छुपी किस्मत को नजरअंदाज किया और बहुत बड़ा जोखिम ले लिया। इस किताब में बिल गेट्स का भी एक जबरदस्त उदाहरण है कि गेट्स उस दौर के शायद दुनिया के अकेले ऐसे टीनेजर थे जिनकी पहुंच एक ऐसे स्कूल कंप्यूटर तक थी जिसमें वो घंटों प्रोग्रामिंग कर सकते थे। बिल्कुल, ये उनकी मेहनत तो थी, लेकिन ये किस्मत भी थी। सही बात है। अगर वो किसी और स्कूल में होते तो शायद माइक्रोसॉफ्ट नहीं होता। ये बात मेहनत को कम नहीं करती, लेकिन हमें अपनी कामयाबी को लेकर थोड़ा विनम्र जरूर बनाती है और अपनी असफलता के लिए सिर्फ खुद को दोषी मानने से भी बचाती है। हाँ, विनम्रता बहुत जरूरी है। ये समझना कि दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जो हमारे नियंत्रण से बाहर है, हमें बेहतर फैसले लेने में मदद करता है। ये सब बातें तो व्यवहार और सोच की हैं, लेकिन क्या पैसा बनाने का कोई ठोस गणितीय फॉर्मूला भी है? लेखक एक ऐसे सिद्धांत की बात करते हैं जिसे आइंस्टीन ने दुनिया का 8वां अजूबा कहा था, लेकिन हम अक्सर उसे नजरअंदाज कर देते हैं। कंपाउंडिंग, चक्रवृद्धि का जादू। हाँ, कंपाउंडिंग। हम सबको स्कूल में इसके बारे में पढ़ाया गया था, लेकिन हम इसकी असली ताकत को समझ नहीं पाते। इसका सूत्र बहुत सरल है, थोड़ा पैसा, लंबा समय और अटूट धैर्य। जो लोग रातों रात अमीर बनना चाहते हैं, वे ज्यादा रिटर्न के चक्कर में बहुत ज्यादा जोखिम लेते हैं और अक्सर सब कुछ गवा बैठते हैं, क्योंकि अगर आप एक बार खेल से बाहर हो गए तो फिर कंपाउंडिंग का जादू आप पर काम नहीं कर सकता। और इसके लिए धैर्य चाहिए, जो आज की तेज रफ्तार दुनिया में सबसे दुर्लभ चीजों में से एक है। बिल्कुल, हर कोई तुरंत परिणाम चाहता है। सही बात है। इसी को समझाने के लिए एक क्लासिक उदाहरण है। मान लीजिए दो दोस्त हैं। एक ने 25 साल की उम्र से हर महीने 5,000 रुपए निवेश करना शुरू किया और सिर्फ 10 साल बाद 35 की उम्र में रुक गया। अच्छा, बस 10 साल? हाँ, उसने कुल 6 लाख रुपए निवेश किए। दूसरे दोस्त ने 35 साल की उम्र से शुरू किया और 60 साल की उम्र तक हर महीने 5,000 रुपए डालता रहा। उसने कुल 15 लाख रुपए निवेश किए। तो जाहिर है दूसरे के पास ज्यादा पैसा होगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि 60 की उम्र में पहले दोस्त के पास ज्यादा पैसा होगा। क्या? ये तो कमाल है। मतलब उसने कम पैसे लगाकर भी ज्यादा कमा लिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने समय को अपना काम करने दिया। एग्जैक्टली। जैसा कि कहा गया है, कंसिस्टेंसी इंटेंसिटी से ज्यादा पावरफुल होती है। रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना आपको एक दिन बहुत दूर ले जाता है। और कंपाउंडिंग का ज्यादातर फायदा आखिरी के सालों में मिलता है, जो कि दिखाई नहीं देता। और यहीं से हम अगले जरूरी विचार पर आते हैं। अगर असली दौलत धीरे धीरे और अदृश्य तरीके से बनती है, तो फिर हम अमीर दिखने की इतनी कोशिश क्यों करते हैं? और यहीं पर दिखावे और अमीरी का फर्क साफ हो जाता है। महंगी कारें, ब्रांडेड कपड़े, शानदार छुट्टियां, ये सब अमीर दिखने की निशानियां हो सकती हैं, पर हैं नहीं। मतलब ये ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम देख सकते हैं और इसीलिए हम मान लेते हैं कि यही अमीरी है। लेकिन लेखक कहते हैं कि असली अमीरी वो पैसा है जो आपने खर्च नहीं किया। अच्छा। वो पैसा जो आपके बैंक खाते में है, आपके निवेश में है, जो किसी को दिखाई नहीं दे रहा। दिखावे का मतलब है आप अपनी दौलत दूसरों को दिखाने के लिए खर्च कर रहे हैं, जो असल में दौलत को कम करने का सबसे तेज तरीका है। तो फिर असली अमीरी का मतलब क्या है, अगर वो महंगी चीजों में नहीं है? असली अमीरी का मतलब है अपनी जिंदगी के फैसले बिना किसी डर के ले पाना। जैसे अपनी नापसंद की नौकरी छोड़ पाना, किसी मुश्किल हालात में भी ये जानते हुए शांत रह पाना कि आपके पास एक सुरक्षा कवच है। असली अमीरी का मतलब है अपने समय पर आपका नियंत्रण होना। समय पर नियंत्रण। हाँ, सुबह उठकर ये सोच पाना कि आज मैं वो कर सकता हूँ जो मैं करना चाहता हूँ। ये किसी भी महंगी गाड़ी से ज्यादा कीमती है। ये तो आजादी हुई। असली अमीरी का मतलब है समय और विकल्पों पर आपका नियंत्रण होना। बिल्कुल। असली अमीर वो है जिसे किसी को कुछ साबित करने की जरूरत महसूस नहीं होती। वो अपनी शांति और आजादी को दिखावे से ज्यादा महत्व देता है। और इसी सोच से हमें किताब के शायद सबसे शक्तिशाली विचार पर आना होगा, ये जानना कि बस इतना काफी है, इनफ। ये एक छोटा सा शब्द है, लेकिन इसे समझना बहुत मुश्किल है ना? बहुत मुश्किल, क्योंकि हमारे समाज में हमेशा और ज्यादा की दौड़ लगी रहती है। ज्यादा पैसा, बड़ा घर, बेहतर कार, इस दौड़ का कोई अंत नहीं है। और यही इस किताब का सबसे बड़ा विरोधाभास है। पैसा कमाने के लिए आपको महत्वाकांक्षा और थोड़ा लालच चाहिए, लेकिन उस पैसे को अपने पास रखने के लिए आपको लालच छोड़ना पड़ता है। मतलब इनफ जानना उस गोल पोस्ट को आगे बढ़ने से रोकने की कला है। बिल्कुल, बिना इसके आप एक ऐसे खेल में हैं जिसे आप कभी जीत नहीं सकते। और लेखक कहते हैं कि इसी और ज्यादा की चाहत में समझदार लोग भी मूर्खतापूर्ण जोखे हुए बैठते हैं। उनके पास पहले से ही जरूरत से ज्यादा होता है, लेकिन वे उसे भी दांव पर लगा देते हैं। हाँ,
कुछ ऐसा पाने के लिए जिसकी उन्हें जरूरत ही नहीं है, और एक दिन इसी लालच में इंसान सब कुछ खो देता है। ये जानना कि आपके लिए कितना काफी है वित्तीय परिपक्वता की सबसे बड़ी निशानी है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप महत्वाकांक्षी होना छोड़ दें, इसका मतलब है कि आप अपनी महत्वाकांक्षा की एक सीमा तय करें ताकि आप बेवजह के जोखिम ना लें। और जो आपके पास है उसे न गवा दें। जब आप ये जान जाते हैं कि इनफ क्या है तो आप उस दौड़ से बाहर निकल जाते हैं। सही कहा। आप दूसरों से अपनी तुलना करना बंद कर देते हैं और अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीने लगते हैं। ये एक बहुत बड़ी मानसिक शांति देता है। और जब आप ये समझ जाते हैं कि कब रुकना है तो आप उस चीज के लिए तैयारी शुरू कर सकते हैं जिसे कोई नहीं रोक सकता, अप्रत्याशित घटनाएं। हाँ, यहीं पर आखिरी मुख्य बिंदु आता है, मुश्किल समय की तैयारी या मार्जिन ऑफ सेफ्टी। बिल्कुल। जिंदगी कभी भी हमारे प्लान के हिसाब से नहीं चलती। हम कितनी भी योजना बना लें, कुछ ना कुछ अप्रत्याशित जरूर होता है। बीमारी, नौकरी छूटना, बाजार का गिरना, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी। और इतिहास गवाह है कि ऐसा होता ही है। इसलिए जो इंसान ये मानकर चलता है कि सब कुछ हमेशा अच्छा ही रहेगा, वो खुद को धोखा दे रहा है। तो ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी है क्या? इसे कैसे बनाएं? इसका एक अच्छा उदाहरण है पुल बनाना। जब आप एक पुल बनाते हैं तो आप उसे ठीक उतनी ही वजन क्षमता का नहीं बनाते जितनी आपको चाहिए। नहीं, उससे ज्यादा का बनाते हैं। आप उसे 3-4 गुना ज्यादा मजबूत बनाते हैं। पैसे के मामले में भी यही मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। ये वो बफर है जो जिंदगी के अप्रत्याशित तूफानों में आपके वित्तीय घर को गिरने से बचाता है। और इसे बनाने के कुछ बहुत सीधे साधे तरीके हैं, जैसे एक इमरजेंसी फंड बनाना जिसमें आपके कम से कम 3 से 6 महीनों के खर्चे का पैसा हो। कर्ज कम रखना। हाँ, अपने ऊपर कर्ज का बोझ कम से कम रखना, खासकर क्रेडिट कार्ड जैसे महंगे कर्ज। और अपने निवेश से यथार्थवादी उम्मीदें रखना। अगर आप ये मानकर चलेंगे कि आपको हर साल 25% का रिटर्न मिलेगा तो आप निराश होंगे और घबराहट में गलत फैसले लेंगे। तो अंत में जीतता वही है जो मुश्किल समय में टिका रहता है, और टिके रहने के लिए ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत जरूरी है। यही आपको खेल में बने रहने की ताकत देता है, ताकि जब अच्छा समय वापस आए तो आप उसका फायदा उठा सकें। सर्वाइवल ही सब कुछ है। तो इन सभी बातों का सार ये निकलता है कि पैसा हमारी जिंदगी का मालिक नहीं बल्कि हमारा एक साधन, एक नौकर होना चाहिए। हाँ, ये हमें आजादी और विकल्प देने का एक जरिया है। ये अपने आप में कोई मंजिल नहीं है। और इसे हासिल करने के लिए किसी जटिल रणनीति या फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, बल्कि 3 सरल चीजों की जरूरत है: धैर्य, अनुशासन और संतोष। अगर हम पैसे के साथ अपना रिश्ता इन 3 स्तंभों पर खड़ा कर लें तो ये हमारी जिंदगी को बेहतर बनाने का एक शक्तिशाली साधन बन सकता है। तो आज की ये गहरी पड़ताल हमें एक बहुत ही निजी सवाल पर लाकर छोड़ती है। हमारी अपनी मनी स्टोरी क्या है? ये एक गहरा सवाल है। हमारे बचपन के वे कौन से अनुभव हैं, वे कौन से अनकहे नियम हैं जो आज भी चुपचाप हमारे वित्तीय फैसलों को चला रहे हैं? क्या हम डर से फैसले ले रहे हैं या लालच से? क्या हम दूसरों को कुछ साबित करने के लिए खर्च कर रहे हैं या अपनी आजादी खरीदने के लिए बचत कर रहे हैं? अपनी उस कहानी को बिना किसी जजमेंट के समझना शायद पैसे के साथ अपने रिश्ते को सुधारने का सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है।